रशिया यूक्रेन जंग को आज हो चले हैं 19 दिन। अब यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में भी लड़ाई बहुत तेज हो गई है, जो अब तक सेफ हेवन बना हुआ था। रूस की सेना ने नेटो के सदस्य देश पोलैंड के बॉर्डर से महज 12 मील दूर यावोरिव में एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर क्रूज मिसाइलें दागी, 35 लोगों को मारा, 134 घायल हैं। रशिया ने हमले में 180 विदेशी लड़ाकों को मारने का दावा किया है अभी तक। नमस्ते, मैं राशिद। उधर अगर सदर्न पोर्ट सिटी की तरफ जाते हैं तो माइकोलेव में भी रशियन एयर स्ट्राइक में 9 आम नागरिकों के मरने और दर्जन भर से ज्यादा के घायल होने का दावा किया जा रहा है। यह दावा रीजनल गवर्नर कर रहे हैं। स्पुतनिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन और रशिया के अधिकारी आज फिर से शांति वार्ता करने वाले हैं। बातचीत वीडियो कॉल के जरिए होगी और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने यूक्रेन में अपनी लड़ाई तेज करने के लिए चीन से मिलिट्री इक्विपमेंट मांग लिए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट आई है, कहा गया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से एडिशनल आर्थिक सहयोग मांगा है ताकि अमेरिका, यूरोप, एशियाई देशों की तरफ से जो प्रतिबंध लगे हैं, जो सैंक्शन लगे हैं, उनसे अपनी इकोनॉमी को पुतिन बचा सकें। रूसी सेना ने राजधानी कीव के पास इरविन शहर में एक अमेरिकी पत्रकार ब्रेंट रेनो की गर्दन में गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। 51 साल के रेनो अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर भी थे। रेनो का साथी पत्रकार जुआन अर्डेंडो घायल है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन समेत कई शहरों में यूक्रेन पर रशियन हमले के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतरे हैं। यूक्रेन के झंडे लेकर नो वॉर और पीस जैसे स्लोगन रेस करते हुए बैनर लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। भीड़ ने रशिया से तुरंत ही यूक्रेन पर हमला बंद करने की अपील की है। लेकिन मेरी डिबेट का सवाल ये कि 19 दिन के बाद में अब पुतिन को क्या मिला? 19 दिन के बाद कहीं ऐसा तो नहीं यूक्रेन में पुतिन फंस गए हैं? जेलेंस्की की हिम्मत कब तक चलेगी? जवाब तो नहीं दे जाएगी। आगे आने वाले दिनों में अगले 24 घंटे में क्यों यह कहा जा रहा है कि बायो वेपन, केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बीच सीधे बैटल जोन ब्रेकिंग आ रही है। इसकी बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। रशिया यूक्रेन की जंग का आज है 19वां दिन। राष्ट्रपति जो यूक्रेन के हैं जेलेंस्की ने अस्पताल का दौरा किया। कीव के हॉस्पिटल में सैनिकों से मिले जेलेंस्की ने घायल सैनिकों का सम्मान भी किया। तस्वीरें आप देखें कि सैनिकों से बात करते हुए जेलेंस्की ने देश को क्या संदेश दिया, देखिए। आप देखें जेलेंस्की कैसे अपने फौजियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और फौजियों से ये पूछ रहे हैं कि आप सभी कैसे हैं, यूक्रेन के लोग, और मैं आप लोगों की बहादुरी और त्याग को नमन करते हैं। ये जेलेंस्की ने कहा कि आप सभी के हौसले को सलाम है और आने वाले कई दशक तक देश आपको याद करेगा। देश आप सभी पर बहुत गर्व महसूस कर रहा है। आप सभी ने मिलकर अपने लोगों की और साथ ही देश की रक्षा की है और यही एक वजह है कि देश को आप पर नाज है। इस वक्त एक और बड़ी खबर है। रशिया ने यूक्रेन का मिलिट्री ट्रेनिंग बेस उड़ा दिया है। पोलैंड बॉर्डर के करीब मिलिट्री ट्रेनिंग बेस तबाह हो गया है। रशिया ने यह दावा किया कि 180 विदेशी लड़ाके मार गिराए हैं। और इस तबाही के बाद जो यूक्रेन के फौजी जिन्हें चोट लगी है उनका क्या कहना है और इस एयरबेस पर अटैक के वक्त कितने अग्रेसिव रूस की फौज रही, सुनिए। 18-та доба війни, наше щоденне ранкове зведення. Противник визначився з напрямком основних зусиль і зосереджує свої зусилля на наступі на наші сили оборони в зоні ООС. Але ми стримуємо його, наносимо потужних ударів у відповідь. वॉर जोन की एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। रशिया के हमले में एक अमेरिकी पत्रकार की मौत हो गई है। दूसरा अमेरिकी पत्रकार बुरी तरह जख्मी हुआ है। हमले को लेकर घायल पत्रकार ने बयान दिया कि कार पलटने पर भी गोलीबारी करती रही रशियन फौज। इस पत्रकार का क्या कहना है, देखें आप। Tell me please, what is your name? Juan. Juan? Where are you from? The U.S. Yes. What happened to you? We crossed the first bridge in Irpin. We're going to film other refugees leaving, and we got into a car. Somebody offered to take us to the other bridge, and we crossed a checkpoint, and they start shooting at us. So the driver turned around, and they kept shooting. It's two of us. My friend is Brent Renault, and he's been shot and left behind. And how is he? I don't know. You don't know. You don't know what happened to you. I saw him being shot in the neck, and we got split, and I got pulled into the. And who brought you here? An ambulance. I don't know.
पुतिन क्या करने वाले हैं, नेटो फौज क्या करेगी, इसके अलावा बाइडेन का अगला फैसला क्या होगा, जेलेंस्की कहां पर हैं, जेलेंस्की अभी यूक्रेन में है या फिर नहीं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि रातों रात 19वें दिन के बाद अब जेलेंस्की को बाहर निकालने के लिए नेटो फौज आने वाली है। इन सभी पर बातचीत होगी। पुतिन की यानी रशिया की इकोनॉमी कहां पर आकर के खड़ी है, और इसके अलावा ईरान ने अगर इराक पर मिसाइल दागी है, क्या यह भी युद्ध के बीच एक बड़ी और अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है? यह खबर क्या है आगे बताएंगे, लेकिन डिबेट को कर देता हूं मैं ओपन। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड यशमोर गार्ड, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप भी। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, रक्षा विश्लेषक। प्रमोद महावाजी, विदेश मामलों के जानकार। थोड़ी देर के बाद में न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार, मेरा पहला सवाल आपसे है, 19 दिन के युद्ध के बाद पुतिन कहां खड़े हैं, 19 दिन के बाद में बाइडेन कहां पर हैं, 19 दिन के बाद यूक्रेन और जेलेंस्की को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, 19 दिन के बाद आज दुनिया कहां पर है? मेजर जनरल, पहली बात तो ये है कि ये युद्ध 19 दिन चल गया, ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि मैं समझता था कि 2 हफ्ते में तो जनरली कन्वेंशनल प्लेन एरियाज में जो भी आपके टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप रिट्रोस्पेक्टिव देखें तो मुझे लगता है कि नाटो कंट्रीज ने ये जब दिसंबर से शायद उन्होंने यूक्रेन में अपने कुछ वेपन्स वगैरह, और ये डेफिनेटली यूक्रेन के उसमें उन्होंने शिफ्ट किए होंगे, और यही वजह है कि यूक्रेन जो है वो इतना सस्टेन किया है। तीसरा, अच्छा। पोलैंड और रोमानिया की बॉर्डर जो इन्होंने रिफ्यूजीज के लिए खोल के रखी हुई है ओपन, उसका दूसरा वजह ये भी हो सकती है कि उसके थ्रू वहां से इन्फिल्ट्रेशन से ये जो भी इनको सपोर्ट देना है वो ये देते जा रहे हैं। इन सबके बावजूद इसमें नुकसान सबसे ज्यादा जिसका हुआ है वो यूक्रेन का है, उसके बाद रशिया का है, और अमेरिका इसमें विनर है क्योंकि उसने 2 देशों की इकोनॉमी को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है, और जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है कि उसके वेपन्स वगैरह बिके वो सारे हो रहे हैं, और रशिया को कमजोर करने की उनकी कोशिश इकोनॉमिक फ्रंट पे डेफिनेटली हुई है। मगर वार फ्रंट में मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली इसमें जो रशिया के टारगेट्स है, भले ही कितना ही लॉस क्यों हो, वो ऑब्जेक्ट करके रहेंगे, जिसमें 2 ही टारगेट्स मुझे लगते हैं। आपने जो बात बोली है ना सर, आपने जो बात बोली है ना सर कि 18 दिन तक युद्ध चल गया या 19 दिन तक युद्ध चल गया, 20वें दिन की तरफ बढ़ गया, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेजर जनरल यशमोर गार्ड, जो बात मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार कह रहे हैं, मेरे हाथ में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक 18 पन्नों की रिपोर्ट है। मैं सुबह से लगभग 3 घंटा लगा करके मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा, और मैं बहुत ज्यादा हैरत में पड़ गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट कहती है कि अगर 18, 19, 20 दिन तक ये युद्ध चल गया, या 25 दिन, 30 दिन, या इससे भी आगे 1 महीने से भी ज्यादा चल जाएगा, तो इसके पीछे पुतिन की रणनीति है। पुतिन जो है अमेरिका को घुटनों पर लेकर के आना चाहते हैं। पुतिन को यह पता है कि युद्ध जितना लंबा खींचेगा, सैंक्शन लगा हुआ है, लेकिन तेल के लिए और गैस के लिए अमेरिका के बाद, अरब कंट्रीज के बाद, फिर उसके बाद उनकी राह तकी जाएगी और अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा। और इसीलिए जितना युद्ध आगे बढ़ेगा, जितने दिन तक युद्ध आगे बढ़ेगा, आगे आने वाले दिनों में ये रशियन इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होगा। क्या पुतिन के जहन में ऐसा भी कुछ चल रहा होगा? मेजर जनरल यशमोर गार्ड, देखो, मैं इस लड़ाई को पिछले जब से स्टार्ट हुआ है नवंबर में, जब से इन्होंने शिकंजा कसना शुरू किया यूक्रेन पे, तब से बड़े माइन्यूटली देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से पुतिन जो है ये डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा। और ये बिल्कुल अनजस्ट वॉर था, इसमें कोई एक भी चीज जस्टिफाई नहीं थी टू इन्वेड अ फॉरेन कंट्री। 44 मिलियन लोगों का एक देश जो एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है, कोई रीजन ही नहीं था वॉर पे जाने के लिए। इन्होंने सोचा चलो कि 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, वहां हमारा स्वागत होगा और जेलेंस्की भाग जाएंगे, तख्ता पलट हो जाएगा, यूक्रेन हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हो जाएगा जी। पुतिन हिस्ट्री की बात करते हो, प्री 1991 का यूएसएसआर चाहते हैं, जो हो नहीं सकता अभी। वो दुनिया सदा के लिए बदल चुकी है, वो कभी भी नहीं हो पाएगा। और ना वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए हैं, ना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। और जो सैंक्शंस लगे हैं, इतने क्रिपलिंग सैंक्शंस लगे हैं, जो कि ह्यूमन अपने जो इतिहास में ये एक नमूना है इस तरह के कि पूरी दुनिया इकट्ठी हो सकती है एक इतनी बड़ी पावर के साथ के खिलाफ, और उसके ऊपर ऐसे सैंक्शंस लगा सकते हैं। नॉर्मल रशियंस की हालत तो खस्ता होनी वाली है।
पूरी दुनिया की इकोनॉमी को पुतिन जो है मतलब नीचे मेजर लेके जनरल यशमोर आप ये कहना चाहते हैं कि पुतिन एक्सपोज हो गए हैं। वो पुतिन जो अखंड रशिया का सपना देख रहे हैं, वो पुतिन जो ये सोचते हैं कि यूक्रेन के बाद लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मोल्दोवा, आर्मेनिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब कुछ हमारे कब्जे में आ जाएगा और ये कब्जे का सपना देखने वाले पुतिन एक्सपोज हो गए। आप ये कहना चाहते हैं? एक्सपोज ही नहीं हो गए हैं। आप देखना जो जिस तरीके से वो तानाशाह है, देखो पावर से कोई उनको हिला नहीं सकता क्योंकि इंटरनली कोई है नहीं जो उसको चैलेंज कर पाएगा पुतिन को। बट कहीं ना कहीं इस पूरी चीज में पुतिन की शाख तो गिर गई है। रशिया की जो एक स्टैंडिंग थी वर्ल्ड में वो भी बहुत नीचे आ गई है। और ये जो इनकी हालत ग्रोजनी में हुई थी जब चेचनिया पे इन्होंने कैप्चर किया था, इनके टैंकों के ग्रेवयार्ड बनने शुरू हो गए हैं और ये जो बच्चे इनके टैंक्स और एपीसीज और आईसीबीज में शहरों के आसपास फैले मेजर जनरल यशमोर, आपने तो एक बड़े खतरे का इशारा कर दिया। मेजर जनरल यशमोर, आपने एक बड़े खतरे का इशारा कर दिया। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह भी मेरे साथ में है। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, अभी जो मेजर जनरल यशमोर कह रहे हैं ये 1990 के दौर में मुझे लेकर के चले गए और इनका ये कहना है कि युद्ध अगर लंबा चला तो क्या होगा ये हमें समझने की जरूरत है। कहना ये चाहते हैं कि 1990 में चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी पर कब्जा करने में रशिया को लगे समय और क्रूर संघर्ष की याद आ रही है। और जैसे ग्रोजनी पर कब्जा करने के लिए रशिया दिन ब दिन और ब्रूटल होता चला गया था और ठीक वही चेचनिया वाला दौर यूक्रेन में लौट करके आ सकता है। क्या ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है? देखिए, सिचुएशन ऑलरेडी अलार्मिंग है। हाँ। क्योंकि इफ इट वाज अ शॉर्ट वॉर में उतनी अलार्मिंग नहीं होती। जब वॉर एस्केलेट होकर लंबी हो जाती है तो आप देखेंगे और देख रहे हैं कि नुकसान और ज्यादा होगा। हाँ। लोगों का नुकसान होगा, इकोनॉमी का नुकसान होगा, एनवायरनमेंट का नुकसान होगा, सब कुछ होगा। बट हमको ये बात बड़ी प्रैक्टिकली ये भी देखनी चाहिए कि यस, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रशिया के ऊपर पूरा ब्लेम है कि वो एग्रेसर के तौर पर क्यों गया। बट उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो भी अपने आप में इवेलुएट होने बड़े जरूरी हैं। हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट है। अदरवाइज ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि कल अगर चाइना इंडिया के ऊपर आ जाता है तो इंडिया बहुत ले उसे, क्योंकि भाई वो उसकी पॉलिसी में है। बट एट द सेम टाइम इंडिया को भी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर एक्ट करना चाहिए कि वो इंस्टिगेट ना करे किसी और कंट्री को कि उसके ऊपर इस तरह का अटैक हो। आई थिंक यूक्रेन, यूएस इक्वली टू बी ब्लेम्ड। उनके ऊपर भी ब्लेम कम नहीं है कि आपने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जो आपके ही हाथ से निकल गई और रशियंस ने आपके ऊपर अटैक कर दिया। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। और अब बहुत सी चीजें अमेरिका के भी हाथ से निकली हैं रशिया के साथ साथ, जैसा कि आप ये कह रहे हैं, और नेटो मुल्कों के साथ में के हाथ से भी बहुत सी चीजें निकली हैं। लेकिन जब नेटो की बात आती है ना, तो प्रमोद पहवा जी, क्या है ना, रशिया की फौज ने नेटो के सदस्य देश पोलैंड बॉर्डर की तरफ से अब अपना मोबिलाइजेशन और मूवमेंट शुरू कर दिया है। अभी तक पूर्वी यूक्रेन की तरफ थे, लेकिन अब ये चलने लगे हैं वेस्टर्न साइड से भी। और वेस्टर्न साइड से क्या किया कि पोलैंड बॉर्डर से महज 12 मील की दूरी पर एक जगह है यावोरिव, यहां पर एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर क्रूज मिसाइल दागकर 35 लोगों को मार दिया, 125 से भी ज्यादा लोगों को घायल कर दिया है। क्या इसकी वजह से नेटो प्रोवोक नहीं होगा? अगर प्रोवोक होगा तो फिर कब तक पेशेंस रखेगा? नहीं, देखिए, ऐसा है, ये रशियन आर्मी की और रशियन की स्ट्रेटेजी होती है, और आज से नहीं, नेपोलियन के टाइम से, कि वो पहले अपने शत्रु को अंदर आने देते हैं, उसके बाद उसको फिर वो डिस्ट्रॉय करते हैं। और ऐसा ही रशिया ने इस बार किया है। जो पोलैंड के सीमा के पास उन्होंने अटैक किया है, नो डाउट, आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि वहाँ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर नाटो ने डाले हैं, क्योंकि नाटो की अपनी इतनी फोर्सेज या इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व हो सके। वैसे तो हम इसको बार बार वॉर कह रहे हैं, जबकि पुतिन इसको एक मिलिट्री ऑपरेशन कहता है, और बहुत टारगेटेड ऑपरेशन वो लोग कर रहे हैं। अगर ऐसा करना होता तो अमेरिका की तरह से वो कारपेट बम्बिंग कर सकते थे और कीव को डिस्ट्रॉय करना उनके लिए आधे घंटे का भी काम था, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक चीज जो मेन पीछे भूल जाते हैं, इस वार के पीछे प्रमोद सर, आप कैसे अब ये कह सकते हैं कि अभी भी टारगेटेड अटैक हो रहा है? अगर टारगेटेड अटैक रहता तो सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तक ही रहता ना। टारगेटेड, एक मिनट रुक जाइए आप, फिर से बैटल जोन सायरन बज गया है, यानी मुझे लेनी है बिग ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के मारियुपोल शहर में बहुत भारी तबाही हो गई है। 24 घंटे में रशिया ने 22 से ज्यादा हमले किए हैं। आबादी वाले इलाकों में बमबारी का आरोप है। शहर में बिजली, पानी, मोबाइल, कम्युनिकेशन सब कुछ ठप हो गया है।
मेजर जनरल जेकेएस परिहार, अब मुझे एक चीज ये समझाइए, जैसा कि मैंने कहा ना, मैं सुबह से ये 18 पन्ने की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं और इसी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में मुझे ये पता चला है कि रशिया ने यूक्रेन में अपनी लड़ाई तेज करने के लिए चाइना के आगे हाथ फैला दिए हैं और चाइना से ये कहा है कि मिलिट्री इक्विपमेंट और भी ज्यादा सप्लाई करें, और चाइना से ये कहा है कि जितने भी सैंक्शंस लगे हैं हमारी इकोनॉमी को मदद करने में भी आप आगे आए। अगर चाइना वाकई में डायरेक्ट आगे आ गया, इनडायरेक्ट तो आगे है लेकिन डायरेक्टली अगर आगे आ गया, तो आने वाले दिन आपको लगता नहीं कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि चाइना का कोई इसमें डायरेक्ट अभी आने का टाइम है। हाँ। और पैरा ओलंपिक्स के लिए जब क्या चाइना रशिया को मिलिट्री इक्विपमेंट देगा मेजर जनरल? देखिए, आप जब पुतिन वहां गए थे बीजिंग में पैरा ओलंपिक्स के लिए, तो कोई खेल देखने नहीं गए थे। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी पूरी अच्छी तरह से बना के सोच समझ के रखी हुई है। सैंक्शंस का मुकाबला करने में चाइना इनको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। और मैं पिछले 15 दिन से आपको बोल रहा हूँ, चाइना रशिया का ब्लॉक जो है वो आगे चल के बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और आज इसी वजह से देखिए आप, चाइना और यूएस के प्रेसिडेंट्स के जो एडवाइजर्स हैं उनकी मीटिंग भी हो रही है। रहा सवाल न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट्स का, तो मैं उसको बहुत ज्यादा वजूद देता नहीं हूँ। ये तो सब मीडिया प्रोपेगेंडा चलते रहते हैं, हमें भी पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, उनको भी पता नहीं क्या हो रहा है। असली जानने वाले तो इसमें बाइडेन और पुतिन ही है, जेलेंस्की को भी नहीं पता कि आगे चल के क्या होगा। तो ये वार स्ट्रेटेजीज है और इसमें पूरा ब्लेम जो है मैं रशिया को ना देते हुए यूएस और नाटो वालों को ही दूंगा। वही इसके सारे इसको बनाने वाले स्क्रिप्ट राइटर हैं, वही इसमें डायरेक्टर प्लेयर हैं और रशिया को उन्होंने एक तरह से एंगेज किया। और अल्टीमेटली फिर विलन कौन है? आपने डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर तो बता दिया, असली विलन कौन है? मैं पुतिन को मैं विलेन नहीं मानूंगा, इसके विलेन जो है वो बाइडेन ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बाइडेन विलन है तो क्या ये कहा जाए मेजर जनरल कि आगे आने वाला वक्त बहुत कुछ बाइडेन को भी दिखाएगा? बाइडेन को ही दिखाएगा। हिस्ट्री विल। क्या बाइडेन ने अमेरिका को कमजोर किया? बाइडेन जो है वो काफी वीक प्रेसिडेंट हैं और उनको अपना इंटरनल उसमें भी पॉलिटिक्स में भी वो पिछड़ रहे थे, तो उन्होंने ये स्टैंड लिया है। अब आप घूम फिर के देखिए तो अफगानिस्तान से उनका बाहर निकलना जो था वो यही था कि उनको, क्योंकि यूरोप में अपना एक्टिविटीज बढ़ानी थी, नाटो की कोई जरूरत ही नहीं है, आप उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और रहा सवाल मॉडर्न वॉरफेयर का, तो जो पुराने कन्वेंशनल इन्फेंट्री कॉलम्स मूवमेंट्स और वो सारे इसमें हुए ही नहीं है। अब नए वॉरफेयर में जो है स्पेस जो है वो सबसे आगे आता है, फाइनेंस, स्पेस, आईटी, साइबर, ये सारे फैक्टर्स होते हैं, फिर मिलिट्री उसमें पीछे होती है। तो पुतिन अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और ये अल्टीमेटली इसका मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनल जो कॉल यही होना है कि ईस्टर्न यूक्रेन जो है उसको ये लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और यूक्रेन के जो सी एरिया से लगे हुए इलाके हैं उसमें ओडिशा एक्सेट्रा, उस पर भी ये रशियन डोमिनेंस होगा और जेलेंस्की को जो है वो सरेंडर करना ही पड़ेगा। आप देख लीजिए यही होगा, चाहे यूएस कितनी कोशिश करे। जेलेंस्की को सरेंडर करना होगा। हालांकि मुझे तो डर यह है कि कहीं किसी भी तरह की अनहोनी का शिकार जेलेंस्की ना हो जाए, क्योंकि जेलेंस्की बार बार ये कहने में लगे हैं कि मेरा परिवार और मैं पुतिन के निशाने पर हैं, रशिया की फौज के निशाने पर हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है मेजर जनरल यशमोर, मेरा आपसे ये सवाल है, फौजी लिहाज से भी मुझे ये बताएं कि कहां पर अभी फेल्योर सामने आ रहा है पुतिन के लिहाज से, क्योंकि तैयारी पिछले 3 से 4 महीने में की गई है और फौज का प्लान ABCD क्या होता है? पहले तो यह सोचा गया कि कीव पर 3 दिन में कब्जा करेंगे और लगभग 1 हफ्ते के अंदर यूक्रेन को घुटने पर ला देंगे, लेकिन यह प्लान ABCD C तक तो पहुंच गए हैं। यह प्लान C क्यों फेल हुआ, सबसे बड़ा सवाल यह है। और दूसरी बात यह है कि साथ ही साथ पुतिन के जहन में यह भी चल रहा होगा कि मुझे यूक्रेन पर कब्जा करना भी है और अपनी देश की इकोनॉमी को बचाना भी है, क्योंकि अमेरिका ने लगाए सैंक्शंस, यूरोप ने लगाए सैंक्शंस, एशियाई मुल्कों ने लगाए सैंक्शंस। बचाएंगे कैसे? मिलिट्री कार्रवाई को आगे बढ़ाना है और इकोनॉमी को बचाना है। बैलेंस कैसे बनेगा मेजर जनरल यशमोर? मुझे जो लग रहा है इस पूरी चीज में, मैंने बताया ना, बहुत टेरिबल मिसकैलकुलेशन हुआ है, टेरिबल मिसकैलकुलेशन। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव देखो, पूरा मैकेनाइज्ड बैटल है ये मैं मैकेनाइज्ड वॉरफेयर समझता हूं, इसलिए मुझे पता है किस तरीके से इन्होंने आर्मर, पर्सनल कैरियर्स, टैंक्स और इसके साथ जो है मैकेनाइज्ड फोर्सेज, इन्फेंट्री भी साथ में। ऐसा नहीं होता कि इन्फेंट्री साथ में नहीं, बट कॉलम नहीं चलते, वो जमाना चला गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जमाना था। तो उसने साइबर अटैक्स किए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किया और उसने धीरे धीरे जो है इन्वेड किया। देखो, इन्वेजन रशिया ने किया,
हाँ। तो इसमें हम बाइडेन को ब्लेम करें, हमारे व्हाट्सएप पे चलता रहता है, इसलिए मैं ब्लेम नहीं करता लोगों को इस टाइप की धारणा बनाने में। लेकिन पूरी की पूरी जो मिसकैलकुलेशन है, ये बहुत जबरदस्त मिसकैलकुलेशन है। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उन्होंने ठीक है कुछ सिटीज पे कैप्चर कर लिया जो कि बॉर्डर के आसपास थे, बट इतना बड़ा देश जिसका की बाउंड्री 7000 किलोमीटर की है, ये तो उसको कैप्चर करना पूरे देश को जो है मिलिटरीली संभव नहीं है। और जेलेंस्की इस पूरी लड़ाई में एक चेहरा निकल के आया फॉर लीडरशिप एज अ प्रेसिडेंट, एज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, पॉपुलर प्रेसिडेंट। आप उसकी हर हरकत को देखिए, किस प्रकार से वो जो है वॉर फ्रंट पे भी आता है, वो टीवी के सामने भी आता है, यूके की पार्लियामेंट को भी एड्रेस करता है, अपने लोगों को भी एड्रेस करता है। वो ही अंडरस्टैंड्स द इंफॉर्मेशन वॉर बेटर देन पुतिन। वो पहले परफॉर्मर रह चुका है, तो वो इस चीज को समझता है, मीडिया के रोल को वो बहुत बखूबी निभा रहा है एंड इज डूइंग वेरी वेल। यूक्रेन मार खा रहा है, मैं समझ सकता हूं, मेरी संवेदना यूक्रेन के लोगों के साथ है कि एक बड़ा देश, कल चाइना अगर नेपाल के साथ लड़ाई का एसिमेट्री है, जीतेगा रशिया, इसमें कोई बात नहीं, वॉर हार जाएगा, क्योंकि बैटल तो इतनी फायर पावर डालेगा भी, कीव पे इतने टैंक डालेगा। मेजर जनरल यशमोर, लगभग 7-8 दिन पहले भी मेरी आपके साथ में बातचीत हो रही थी, तब भी आपने ये कहा था कि रशिया बैटल भले ही जीत जाए लेकिन वॉर हार जाएगा, इतना तो तय है। जेलेंस्की ने अपनी इमेज बिल्डिंग जबरदस्त तरीके से की है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जिस बाइडेन की बात की जा रही है, जिसके बारे में मेजर जनरल जेकेएस परिहार भी, कर्नल शैलेंद्र ये कह रहे थे कि ही इज द बिगेस्ट लूजर। 24 फरवरी से लेकर के आज तक वो सिर्फ और सिर्फ लूजर साबित हुए हैं जो बाइडेन। 24 तारीख के बाद कई बार पब्लिक अपीयरेंस हुई, अपने सांसदों के सामने आए। कर्नल शैलेंद्र, मेरा आपसे सवाल है, कर्नल शैलेंद्र, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, बाइडेन ने ये कहा कि एक तानाशाह को तानाशाही नहीं करने देंगे। बाइडेन ने यह कहा कि अगर अमेरिकी जिंदगी का अहित हुआ तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे। बाइडेन ने यह कहा कि किसी भी अमेरिकी नागरिक की मौत होती है तो हम फिर रशिया की फौज को नहीं छोड़ेंगे। बाइडेन ने यह कहा कि किसी भी अमेरिकी का अगर बाल भी बांका होता है तो फिर हम उसका जवाब देंगे। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है कर्नल शैलेंद्र? रशिया ने कीव के पास इरपिन एक शहर है जहां पर अमेरिकी जर्नलिस्ट ब्रेंट रेनो की गर्दन में गोली मारी, मौत हो गई और 2 जर्नलिस्ट अभी भी अमेरिकी घायल हैं। क्या बाइडेन वाकई में कुछ करेंगे या फिर जबानी बयान बहादुर बनकर के रहेंगे? अगर हम चीजों को ठीक से इवैल्यूएट करें और थोड़ा बहुत अगर हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को मिलिट्री के साथ अगर कनेक्ट करें और उसे अंडरस्टैंड करें, तो आई एम श्योर प्रमोद सर भी एग्री करेंगे कि कोई भी फौज टारगेटेड अटैक कभी नहीं करेगी किसी प्रेस वाले के ऊपर। करेक्ट हो गया वो एक अलग बात है। आई एम वेरी श्योर कि जिस गाड़ी में वो ट्रेवल कर रहे थे उसके ऊपर गोली चल गई, उसके बाद और गोली चल गई, उलट गई, फिर भी गोली चला दी। दिस इज पार्ट ऑफ द कोलेटरल डैमेज जो होता ही है, क्योंकि जब फौज गोली चलाती है तो उसका एम ये जरूर होता है। हिंदुस्तानी भाषा में आप ये कहना चाहते हैं ना कर्नल शैलेंद्र की गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, आप यही कहना चाहते हैं ना? अनफॉर्चुनेटली यस, और ये घुन ज्यादा पिसेगा आजकल की वॉरफेयर में, बिकॉज लिथैलिटी जो है वॉर की वो बहुत ज्यादा हो गई है। आपका हर बॉम्ब जो एयर से गिरे, रॉकेट से गिरे, मिसाइल से गिरे, वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा नुकसान करता है कि उसकी कोई हद नहीं है। और इसमें देखिए, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि रशिया ने कुछ अच्छा किया, उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि अगर एज इंडिया हम ये बात सपोर्ट करें कि एग्रेशन इज अलाउड, तो आई थिंक वी आर डिगिंग अ ग्रेव फॉर आवरसेल्फ, हम खुद गलत हो जाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इसी को सुपर पावर कहते हैं तो आई थिंक इंडिया मस्ट लर्न अ लेसन। हम ऐसी सुपर पावर कभी ना बने, हम एस्पायर कर रहे हैं, हम किसी दूसरे देश को कब्जा कभी ना करें, मजबूरी कुछ भी हो। प्रमोद पावा जी, हालांकि जंग के बीच और अगर 20 दिन के आसपास गुजर जाएं, जी कर्नल शैलेंद्र दोबारा आते हैं आपके पास में। प्रमोद पावा जी, जंग के बीच अगर 20 से ज्यादा दिन गुजर जाएं तो बातचीत का औचित्य कितना होना चाहिए, ये तो शायद आप ही बेहतर बताएंगे हमें, ये बताएं आप। और दूसरा ये भी समझाएं आप, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आगे आना चाहते हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों आगे आना चाहते हैं, इसराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट आगे आना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन के साथ भी बातचीत हो, रशिया के साथ भी बातचीत हो। मैं ये समझना चाहता हूं कि 3 बार की बातचीत रशिया और यूक्रेन के बीच में हुई है, लेकिन कंप्लीटली फेल्योर रहा। अब चौथे दौर की बातचीत होगी, क्या चौथे दौर की बातचीत के अलावा बैक चैनल टॉक्स भी चल रहे होंगे या फिर नहीं? और इसके अलावा बेनेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इमैनुअल मैक्रों या फिर जर्मन चांसलर क्या डिप्लोमेटिक नजरिए से कोई सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? इन सबके बीच में हम एक नाम भूल जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा एक्टिव है,
तुर्क के तैयब एर्दोगान, और उन्होंने पीछे ये भी क्लेम किया है कि वो पुतिन की और ज़ेलेंस्की की बातचीत कराएंगे। हम अक्सर डिस्कस करते हैं इसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी वार या ऑपरेशन चल रहा है, हम उसमें वो भूल जाते हैं कि अगर बाइडेन कहीं या यूरोप कहीं लूजर है तो वो इकोनॉमिक्स के और इकोनॉमिकल फील्ड पर भी लूजर है। अगर प्रतिबंध लगाए हैं बाइडेन ने, स्विफ्ट से रूस को निकाला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो धीरे धीरे रूस को, चीन को और दूसरी जो फोर्सेज है, दूसरा जो सेंटर है, उसको चाइनीज शिफ्ट की तरफ धकेल रहा है। आज यूएई और सऊदी अरब भी रूस के साथ खड़े हैं, साथ नहीं खड़े हैं तो कम से कम विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर वो भी कल ये डिक्लेयर कर दें कि उनका पेट्रोल डॉलर के साथ साथ रूबल और युआन पर बिकेगा, तो अमेरिकी इकोनॉमी ध्वस्त होने में देर नहीं लगेगी। हमें वो चीज भी बहुत ध्यान से एक बड़ी खबर है इस वक्त की वॉर जोन, बैटल जोन की बड़ी खबर है, और वॉर जोन ब्रेकिंग बंद नहीं होनी चाहिए। टीम पीसीआर बीच बीच में जितनी भी वॉर जोन ब्रेकिंग हम लेते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, रशिया ने खार्किव में भारी बमबारी की है। डोनेट्स्क में भी बमबारी से तबाही आई है। कीव के चारों ओर रशियन फौज को घेर लिया गया है। यूक्रेन के 19 इलाकों पर हमले का अलर्ट, और ये जो 19 इलाके हैं, यहां पर एक के बाद एक सिर्फ और सिर्फ सायरन बजते चले जा रहे हैं। लेकिन इस बीच मेजर जनरल जेकेएस परिहार, यूक्रेन के ह्यूमन राइट्स वॉच ग्रुप ने रशिया में पोप्साना शहर में फास्फोरस बम से हमला करने का आरोप लगाया है। क्या अगला चैप्टर 20 दिन के बाद अब केमिकल वॉर, बायो वॉर का है? ये चार्जेस दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं। रशिया जो है यूक्रेन पे और यूएस पे लगाता है, और वो लोग जो है रशिया पे लगाते हैं। अब ये बहुत सीक्रेट बात होती है कि बायो वेपन्स जो है और कितने यूज होंगे। टीम पीसीआर बायो वेपन, सर एक मिनट, टीम पीसीआर बायो वेपन को लेकर के हमारे पास में ग्राफिकल इनपुट है, अगर वो आप चलाएंगे, क्योंकि हम बायो वेपन के भी बात कर रहे हैं। मेजर जनरल अपनी बात आप आगे बढ़ाएं। बायो वेपन्स और केमिकल वेपन्स, अब इसमें केमिकल वेपन्स इराक में भी यूज हुए हैं। कोई कंट्री इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सारे डिनाई करेंगे। बायो वेपन्स एक ऐसा थ्रेट है जो कई वार के अलावा बाकी टाइम में भी इसको आसानी से यूज होते हैं। और अब वो एंथ्रेक्स और दूसरे जो पुराने बायो वेपन्स थे उसके जमाने लग चुके हैं। अब आपके सामने दूसरे वायरस और दूसरी एक्टिविटीज आती। एक चीज मैं और कहूंगा कि मिलिट्री ऑपरेशंस और वार में बहुत फर्क होता है। मिलिट्री ऑपरेशन से एक उनको टारगेट दिया होता है, मिलिट्री कमांडर्स उसको फॉलो करते हैं, उसको वो एक्वायर करते हैं और कॉन्कर करते हैं। वार जो है वो सिविल लीडरशिप पूरा मैक्रो उसका जो हॉलिस्टिक व्यूज होता है, जिसमें कंट्री की इकोनॉमी और दूसरे सारे इंटरेस्ट, डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट, उन सबको कैलकुलेट करके जो होता है, और वो उस हिसाब से फिर टारगेट्स दिए जाते हैं, उसको करते हैं। तो वार जो है वो सिविल लीडरशिप लड़ती है, और मिलिट्री ऑपरेशंस जो है वो मिलिट्री कमांडर्स लड़ते हैं, और वो भी उतना ही लड़ सकते हैं जितनी की उनको लिबर्टी दी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमको लिबर्टी दी, हम उतने एक्शंस करें। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, इसके बाद मैं मेजर जनरल यशमूर के पास में चलूंगा, और इस न्यूक्लियर वॉर, बायो वॉर को लेकर, या फिर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब या मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को भी लेकर के मैं कुछ बातचीत करूंगा। क्या आगे आने वाले दिन इस तरह के और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे या फिर नहीं? और जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में बोला था ना कि ईरान ने इराक पर यूएस एम्बेसी के पास में अगर 12 मिसाइल दागी है, तो क्या कोई और भी डायमेंशन या फिर कोई और भी वॉर फ्रंट कहीं पर खुल रहा है? अगर खुल रहा है तो क्या यह विश्व युद्ध का ट्रेलर है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? आगे बातचीत शुरू करें उससे पहले हेडलाइंस। 19 दिन तक ट्रेलर, 20वें दिन बड़ी पिक्चर, और बड़ी पिक्चर की बड़ी खबर, वॉर जोन का सायरन बज गया है। अमेरिका और चाइना के बीच आज बड़ी बैठक होने वाली है। रोम में मिलेंगे दोनों देशों के उच्च सलाहकार जैक सुलिवन और के यांग जिएची के बीच में बातचीत होगी। यूक्रेन के ताजा हालात को लेकर यह चर्चा संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। एक और बड़ी खबर, रशिया ने खार्किव में जो भारी बमबारी की है, एक बार फिर से चलाया जाए। खार्किव की ये भारी बमबारी की खबर है। डोनेट्स्क में भी बमबारी से बड़ी तबाही हुई है। कीव के चारों ओर रशियन फौज ने घेर लिया है। यूक्रेन के 19 इलाकों पर अभी फिलहाल के लिए हमले का अलर्ट है। मेजर जनरल यशमूर, थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत चल रही थी मेजर जनरल जेकेएस परिहार से। मेरा यह सवाल था, क्या आने वाला वक्त, मैं न्यूक वेपन की बात ही नहीं करूंगा, मैं बायो वेपन और केमिकल वेपन की बात करूंगा। अगर आने वाले वक्त में इस तरह का कोई खतरा यूक्रेन का रशिया की तरफ या रशिया का यूक्रेन की तरफ होता है, तो कितनी बड़ी तबाही के मुहाने पर दुनिया खड़ी है? देखो, मैं तीनों की बात करूंगा। बायोलॉजिकल वेपन्स लेबोरेटरी लेवल पे तकरीबन हर देश के पास जो इस टाइप की जिसकी मिलिट्री पावर है, कुछ ना कुछ है।
बट मैं उसका यूज टोटली डिस्काउंट करूंगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है नहीं कि कोई बायोलॉजिकल वेपन यूज करेगा। लेकिन मेजर जनरल जहां तक केमिकल वेपन्स की बात है, बिटवीन सर, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, ठीक है, ऐसी किसी भी संभावना को आप रूल आउट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं देखता हूं ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही खाड़ी युद्धों को भी अगर साथ में मिला दे, मैं ईरान इराक युद्ध की बात कर रहा हूं, कम से कम 12 लड़ाइयों में केमिकल हथियार का इस्तेमाल हुआ है। और यही एक वजह है, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 12 लड़ाइयों में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया है, यही एक वजह है कि मुझे ज्यादा डर आगे आने वाले दिनों को लेकर है। देखो, जहां तक केमिकल वेपन्स का सवाल है, वो किस रूप में, मुझे उसकी भी अभी मैं डिस्काउंट करूंगा। लेकिन जो टिपिकल जो ऑर्डिनेंस है रशिया के पास, वो खुद इतना डिवास्टेटिंग है, जैसे क्लस्टर बॉम्ब्स है, जो कि क्लस्टर्स में गिरते हैं और ऐसे एरियाज में गिरेंगे कि सालों तक कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, जब भी किसी का हो। जिस तरीके की वो माइन लेइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लस्टर में माइन लेइंग की जा सकती है, वो भी बहुत खतरनाक है सिविल एरियाज के अंदर। तो ये रशिया कर रहा है और आई थिंक आगे करेगा। यूक्रेन तो स्मॉल टीम टैक्टिक्स में लड़ रहा है, उसकी जो पूरी फाइट है, वो फाइट करेगा, वो ऐसी जगह वल्नरेबल एरियाज में अटैक कर रहा है रशिया को कि उसको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। रशिया की जो लॉजिस्टिक्स कॉलम्स हैं, उसने कैलकुलेट ही नहीं की थी कि मैं लॉजिस्टिकली इस पूरे वॉर को सपोर्ट कर पाऊंगा। वो कई जगह पर जो है नई टाइम पर पहुंच पाए। और जो एग्जैक्टली लोग जो है, मैंने ग्रोजनी का जिक्र किया, जॉर्जिया का जिक्र किया, इससे पहले इराक में अमेरिकन के साथ हुआ, अफगानिस्तान में रेड आर्मी के साथ हुआ 78 से 89 तक, कि स्मॉल टीम टैक्टिक्स के अंदर बड़ी बड़ी फौजें जो है वो बहुत बुरी तरीके से मार खाती हैं। तो शहरों की लड़ाई अब जैसे होगी, अगर वो कीव में घुस जाएंगे तो निकलना बड़ा मुश्किल है कीव से। और जिस तरीके का रेजोल्यूटनेस दिखा रही है यूक्रेन की फौजें, बाहर से फाइटर्स बहुत आ गए हैं, मर्सनरी फाइटर्स आ गए हैं, जो कि एक आरपीजी, हम दिखा तो रहे हैं, देखिए ना मेजर जनरल यशवंत, देखिए ना आपकी टीवी पर इस वक्त नजर आ रहा है कि ये कनाडा से वली आया है। वली यानी जो दुनिया का सबसे बेस्ट स्नाइपर कहा जाता है, और जिसके बारे में ये कहते हैं कि एक बार में अपने सामने खड़े 40 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। वली वो स्नाइपर है जिसे ज़ेलेंस्की ने स्पेशली रिक्वेस्ट करके बुलाया है, और जैसा कि आपने बोला। लेकिन उधर से रशिया भी तो सीरियन लड़ाकों को बुला रहा है, चेचनिया से लोगों को बुला रहा है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, जो बात अभी चल रही है कर्नल शैलेंद्र, अब इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, क्योंकि अभी केमिकल वेपन्स की बात हो रही है, बायो वेपन्स की बात हो रही है, और साथ ही साथ पुतिन की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर प्रतिबंध हटाए नहीं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रैश भी हो सकता है। क्या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी कोई असर होता है या नहीं होता है? सारी की सारी जो वॉर है, उसकी बेसिक स्ट्रैटेजी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अच्छा। जितना साइकोलॉजिकली रशिया यूक्रेन को तोड़ेगा, उतना ही उनके लिए लड़ाई लड़ना आसान होगा। अच्छा। मैं एट द सेम टाइम यशवोर सर के अटेंशन के लिए बोलूंगा, बिकॉज तीनों पैनलिस्ट हमारे स्ट्रैटेजीज और टैक्टिकल वॉर को समझते हैं। आई डोंट थिंक कि आप बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर का जो मटेरियल बनाते हैं वो सेरेमोनियली बनाते हैं। इट्स अ थ्रेट। ये बिल्कुल आप साइकोलॉजिकली थ्रेट दे रहे होते हैं जब आप बनाते हैं, आपकी कैपेबिलिटी आप बनाते हैं। क्यों करते हैं? सो दैट देयर इज अ थ्रेट, और जो थ्रेट होती है वो यूजेबल होती है। सो मैं ये जरूर कहूंगा कि देश जिम्मेदारी से काम करेगा और उसे इस्तेमाल ना करे, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि थप्पड़ जब तक दिखता रहे वो अच्छा है, लगने के बाद फिर कोई असर वाली बात नहीं है। सो ओवर रूल करना किसी भी चीज को I think will be little extra estimation and having faith कि yes, रशिया और यूक्रेन इसको इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन हम पुतिन के अग्रेशन का क्या करें सर? लेकिन कर्नल शैलेंद्र, आपकी ही बात मैं मेजर जनरल जेकेएस परिहार के पास लेके जाता हूं, उसके बाद प्रमोद जी ठीक 2 मिनट के बाद आपके पास भी आ रहा हूं। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, लेकिन हम पुतिन का जब इतिहास उठा करके देखते हैं ना, तो पुतिन ने क्या क्या किया है और रशिया ने क्या क्या करवाया है। 2008 में जॉर्जिया पर हमला किया, साउथ ओसेशिया और अबखाज को आजाद करा दिया। 2013 में क्रीमिया पर कब्जा किया, डोनेट्स्क और लुहांस्क को आजाद कराया, बेलारूस को 470 अरब का लोन देकर के एक तरीके से अपने कदमों में ला करके बिठा दिया और झुका दिया। तो ऐसे में जो इसके पहले का विस्तार रहा पुतिन का या फिर रशिया का, और अब यूक्रेन में जिस विस्तार के चक्कर में हैं, या यूं कहें कि 1991 वाले दौर को वापस लाने के चक्कर में हैं, क्या दोनों के बीच में कोई फर्क है? देखिए, 1991 की कहानी जो है
गार्बाचोव का लोग कहते हैं कि कोई प्रूफ नहीं है कि गार्बाचोव तो जो थे CIA के एजेंट थे और उसी वजह से अमेरिका के कहने पे पूरा उन्होंने उसको डिसइंटीग्रेट किया। ठीक है। पुतिन जो है वही एक ऐसे लीडर निकले हैं येल्सिन के बाद जिन्होंने कि रशिया को न केवल होल्ड किया बल्कि इस स्टेज पे लाके दोबारा खड़ा कर दिया कि लोग रशिया को अब फिर से एक सुपर पावर मानने लगे। अच्छा, डिसिसिव लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडर होना बात अलग होती है और स्टेट्समैन होना बात अलग होती है। अच्छा। स्टेट्समैन का विजन बहुत ऊपर होता है और दुनिया में मैं फिर कहूंगा कि स्टेट्समैन की अगर आप बात कहेंगे आप में पॉलिटिकल उनके आइडियोलॉजी और तो अगर आपने उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बात की है मेजर जनरल, अगर उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की आपने बात की, एक मेरे सवाल का और भी जवाब दे दें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आपको कौन सा रशिया बेहतर लगता है, लेनिन की क्रांति वाला, स्टालिन की क्रूरता वाला, या फिर पुतिन के तिलिस्म वाला, पुतिन की जिद वाला, पुतिन के इंपल्सिव नेचर वाला? आपका इसका मैं एक लाइटर वे में जवाब दूंगा कि पहले अमीन सयानी की जो थी वो बिनाका चलती थी और आजकल फिर चित्र आ रहा है और आजकल इंडिया न्यूज और दूसरे चैनल चल रहे हैं। बीच में रंगोली भी तो था। तीनों का टाइम अलग अलग है, तीनों का टाइम अलग अलग है, उसका एप्लीकेशन अलग होता है। तो आज की डेट में जो है, आज की डेट में पुतिन को आप लेनिन से और कार्ल मार्क्स से उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी को आप जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। गावस्कर को आप विराट कोहली से कंपेयर नहीं कर सकते। प्रमोद पाहवा जी, स्टेट्समैन आज, ठीक है सर, आपकी बात मैं समझ गया। प्रमोद पाहवा जी, पुतिन कहां तक जाकर रुकेंगे और ज़ेलेंस्की कहां पर आकर झुकेंगे? ये टोटल युद्ध वहां जाकर रुकेगा जहां डॉलर की वैल्यूएशन मार्केट से कम हो जाएगी। अच्छा। या खत्म हो जाएगी। कि जहां ब्रिटेन की जो बैंकिंग सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और यही इनका टारगेट है। यूक्रेन तो सिर्फ एक बहाना है, ये आप समझ लें कि एक प्यादा बना। प्रमोद जी, मेरे एक और भी सवाल का जवाब देते हैं आप साथ में। ब्रिटेन और नेटो के बाकी जो 30 देश हैं, क्या अपने अग्रेशन में आएंगे या फिर नहीं आएंगे? अगर आएंगे तो क्या संयुक्त रूप से रशिया के खिलाफ आएंगे या फिर नहीं? मुझे नहीं लगता कि सभी लोग आ पाएंगे। अगर ऐसा होता तो फ्रांस और जर्मनी कहीं ना कहीं रशिया से बैकडोर। क्योंकि मैं कंक्लूडिंग पार्ट में हूं, इसीलिए बहुत जल्दी सभी के पास में जाना चाहता हूं। मेजर जनरल यशमोर, आपको क्या लगता है युद्ध कितने दिन और चलेगा? मुझे लगता है युद्ध चलेगा भी काफी दिन, और युद्ध अभी पुतिन ऑलरेडी एक फेस सेविंग की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी तरीके से कि फेस सेविंग हो जाए यहाँ पे। कर्नल शैलेंद्र, अगर युद्ध लंबा चलता है तो एक बात बता दूं मैं, जो पावा साहब कह रहे थे, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम है ना, वो अभी भी अमेरिकन और यूरोपियन डोमिनेट करते हैं। हम चाहते हैं, चाइना चाहता है, रशिया चाहता है, ये हो नहीं पाएगा। जो आप सोचते हो कि ये 30 दिन में हो जाएगा, 30 साल में भी नहीं होगा। जिस तरीके से इन्होंने पूरे सिस्टम को जकड़ के रखा, ईरान ने ट्राई कर लिया। ईरान पे जब सैंक्शन लगे 1/3 लॉस हुआ उनको। हाँ, ईरान से एक बात याद आ गई। देखिए, मेरे बिल्कुल जहन से उतर जाती है बात। सर, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन सर। रूबल जो 30 सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन मेजर जनरल। 150 रूबल में है। एटीएम के बाहर लाइन लगी है रशिया में। अच्छा। इतनी बुरी हालत कर दी है मेजर जनरल, आपने ईरान को लेकर के एक बड़ी अच्छी बात याद दिला दी मुझे, वरना मेरे जहन में रह जाती, क्योंकि मैं अपनी डिबेट में लेकर के आना चाहता था। कर्नल शैलेंद्र, 2 दिन पहले क्या हुआ है ना कि ईरान ने 12 मिसाइलें दाग दी। कहां पर दागी? इराक में। कहां पर दागी? इराक में, जहां पर यूएस एम्बेसी थी। सुना है अमेरिका बड़ा भड़का हुआ है। क्या दुनिया में एक और वॉर फ्रंट भी खुल रहा है, क्योंकि ये जो हमला किया गया इरबिल पर किया गया है? मुझे नहीं लगता कि एक नया वॉर फ्रंट इतनी आसानी से खुल जाएगा, क्योंकि सबको मालूम है कि उसमें उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। जहां तक नेटो के पार्टिसिपेशन की आप बात कर रहे हैं, नेटो कंट्रीज बहुत एलर्जिक हैं, बहुत शाई हैं कि वो अपने ट्रुप्स किसी और कंट्री में भेजेंगे। ठीक है। मेजर जनरल JKS परिहार, मेजर जनरल यशमोर, कर्नल शैलेंद्र जी और इसके अलावा प्रमोद पाहवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप वक्त पर मेरे लिए वक्त निकालते हैं, मैं बहुत आभारी हूं। मेरी पूरी टीम आपके बहुत आभारी है। बहुत ही आप लोगों का बिजी शेड्यूल होता है, उस बिजी शेड्यूल में से आप वक्त निकाल करके आते हैं और तथ्यात्मक बात करते हैं और मेरे डिबेट को सार्थक बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा आप सभी को। लेकिन हाँ, रशिया में क्या चल रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, बैटल जोन की पहली खबर सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल पर हम दिखाएंगे, सबसे सच्ची, क्योंकि वॉर जोन से मेरे सहयोगी जयप्रकाश रमैया और राहुल गौतम 24 घंटे 7 दिन ये बता रहे हैं कि युद्ध में आगे क्या क्या हो रहा है, पल पल का अपडेट और एक एक तबाही की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हाँ, इतना हम जरूर दुआ करते हैं और इतनी हमें उम्मीद है कि जल्द ही जंग बंद होगी और जल्द ही शांति अमन का पैगाम फिर से यूक्रेन में कायम होगा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।